हेलो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। व्याकरण में हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। वर्णमाला एक दृष्टि में तालिका। वर्ण तालिका में दो होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर में आते हैं ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। ह्रस्व में अ, ई, उ, री चार आते हैं। अ, ई, उ, री इसमें चार आते हैं। दीर्घ में आते हैं 7। आ, ई, उ, ए, ओ, औ इसमें 7 आते हैं। ये दीर्घ कहे जाते हैं। और व्यंजन में पहला आता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा आगत व्यंजन, पांचवा संयुक्त व्यंजन। स्पर्श में क से प वर्ग तक तथा ड ढ 25 प्लस 2 ड ढ को लेकर 27 वर्ण आते हैं। अंतस्थ में आता है 4 य र ल व इसमें 4 आते हैं अंतस्थ में। ऊष्म में तालव्य स, मूर्धन्य स, ह इसमें भी 4 आते हैं ऊष्म में, जो ऊष्मा के साथ निकलते हैं। आगत में ज और फ आते हैं, ये 2 होते हैं, आगत वर्ण 2 होते हैं। संयुक्त में 4 होते हैं, क्षेत्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त वर्णों से मिलकर बनते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 41, कुल मिलाकर 52 होते हैं। ड और ढ उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं और ज फ विदेशी व्यंजन होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। वर्ण का नाम कंठ। कंठ से निकलता है, जिसका ह्रस्वर है अ। दीर्घ स्वर है आ। निरानुनासिक और मौखिक स्वर है अ, आ। अनुनासिक स्वर है अ, आ। तालव्य स्वर है, वर्ण है, उच्चारण स्थान इसका तालु से निकलता है। मुंह के भीतर छत का पिछला भाग जो होता है उससे निकलता है। और ह्रस्व में आता है, ह्रस्व स्वर में आता है ई। दीर्घ स्वर में आता है ई। निरानुनासिक मौखिक स्वर में आता है ई। अनुनासिक स्वर में ई। मूर्धन्य मूर्धा से निकलता मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, जो कंठ तालव्य कहते हैं। और कंठोष्ठ कहते हैं, जो री जैसे निकलता है। ह्रस्व में री होता है। दीर्घ में ए, ओ, औ। ओष्ठ होठ से निकलता है, ओठ से ऊ और ऊ। हिंदी वर्णमाला पुनः विलोकन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं 4 अ, ई, उ, री। मूल स्वर होते हैं 4 अ, ई, उ। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ,
ए ओ जो 7 होते हैं। आगत स्वर होते हैं आ, अग्र स्वर होते हैं ई ए। मध्य स्वर होते हैं अ, पश्च स्वर होते हैं आ ई उ ओ औ आ। संवृत स्वर होते हैं ई उ। अर्ध संवृत होते हैं अर्धसमृत होते हैं ई उ। विवृत होते हैं आ ए औ। अर्धविवृत होते हैं ए अ ओ आ। व्यंजनों की संख्या 41 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान अघोष अल्प। कंठ, कंठ से निकलता है। क अघोष होता है और अल्प प्राण होता है। ख अघोष होता है, महाप्राण होता है। सघोष होता है, अल्प प्राण होता है। सघोष होता है, महाप्राण होता है। सघोष अल्प प्राण होता है। अंग सघोष होता है, अल्प प्राण होता है। नासिक के जो नासिका द्वारा निकलता है। पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। तालव्य, तालु मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है। च अघोष होता है, अल्प प्राण होता है। छ अघोष होता है, महाप्राण होता है। ज सघोष होता है, अल्प प्राण होता है। ढ और ढ सघोष महाप्राण होता है। सघोष अल्प प्राण नासिक के नासिक के द्वारा होता है। मूर्धन्य मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है। ट अघोष होता है, अल्प प्राण होता है। ठ अघोष महाप्राण होता है। सघोष अल्प प्राण होता है। ठ सघोष महाप्राण होता है। अल्प प्राण नासिक के होता है। दंत ऊपरी दांतों के निकट से बोले जाते हैं। त अल्प प्राण होता है। थ अघोष महाप्राण होता है। द सघोष अल्प प्राण होता है। ध सघोष महाप्राण होता है। सघोष अल्प प्राण नासिक के होता है। न ओष्ठ दोनों ओठों से प अल्प प्राण होता है। फ अघोष अल्प प्राण होता है। ब सघोष अल्प प्राण होता है। भ सघोष महाप्राण होता है। सघोष अल्प प्राण म होता है, नासिक के से बोला जाता है। तालव्य तालु मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है। श और य। वत्स्य दंत प्लस मसूड़ा दंत मूल से बोला जाता है। श तालव्य श। र और ल दंतोष्ठ ऊपर के दांत और निचले होठ से बोला जाता है। व मूर्धन्य मूर्धा भीतर की छत का अगला भाग होता है। मूर्धन्य स। स्वर यंत्रीय स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित। ह उच्छिप्त जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए उसे ड और ढ। आगत गृहीत ध्वनियां हैं। क से क स्पर्शी है। क ख नुक्ता होते हैं। ख ग ज फ ऊष्मी और संघर्षी। आयोग व 2 है। अनुस्वार व विसर्ग। आगत व्यंजनों की संख्या 2 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है।
क वर्ग ध्वनियों की संख्या 5 है। च वर्ग ध्वनियों की संख्या 5 है। ट वर्ग ध्वनियों की संख्या 5 है। त वर्ग ध्वनियों की संख्या 5 है। प वर्ग ध्वनियों की संख्या प फ ब भ म है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या य र ल व है। अर्ध स्वर है य र य व। लुंठित है र। पार्श्विक है ल। उष्म संघर्षी व्यंजन है स। तालव्य स मूर्धन्य स ह। उच्छित व्यंजन है दो ड और ढ। अघोष व्यंजन है प्रत्येक प्रथम के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ श श श। सघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ण के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण तथा ड ढ ढ़ ज य र ल व श ह। सभी स्वर सघोष हैं। अल्प प्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग में प्रथम तृतीय पंचम तथा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण। महाप्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा उष्म वर्ण। नासिक के व्यंजन है ड ढ य ढ न म। कंठ व्यंजन है क ख ग घ ङ। अनुप्रेक्षा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है 52। 6 वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस श। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ट। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क ख। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। आयोग वाह वर्ण कौन से हैं? अ अंग अ। अघोष वर्ण कौन सा है? श महाप्राण है। हिंदी की श ध्वनि तालव्य है, अघोष महाप्राण। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है च छ ज झ य श य। मूर्धन्य व्यंजन है ट ठ ड ढ ढ़ श। दंत्य व्यंजन है त थ द ध न। ओष्ठ व्यंजन है प फ ब ब म। दंतोष्ठ व्यंजन है व। स्वर यंत्री व्यंजन है ह। आइए देखते हैं विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी में लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। विराम चिन्हों के भेद। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य जिसे विस्मयादि चिन्ह कहते हैं। छठवां है निर्देशक चिन्ह जिसे डैश या संयोजक या सामसिक चिन्ह कहते हैं। सातवां है कोष्टक।
8वां है अवतरण चिन्ह, जिसे कोई चीज़ इम्पोर्टेंट लिखने में लगाते हैं। 9वां है उपविराम अपूर्ण विराम, जिस जैसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। 10वां है विवरण चिन्ह। 11वां है पुनरुक्ति चिन्ह। 12वां है लाघव चिन्ह। 13वां है लोप चिन्ह। 14वां है पाद चिन्ह। 15वां है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। 16वां है पाद बिंदु। 17वां है हंस पद। 18वां है टीका सूचक। 19वां है तुल्यता चिन्ह सूचक। 20वां है समाप्ति सूचक। अनुप्रेक्षा। विराम का अर्थ है ठहरा। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी बताई गई है। अल्प विराम का चिन्ह है, अर्ध विराम का चिन्ह है। हंस विराम किस विराम का एक और नाम है? त्रुटि विराम का। राम कहाँ जा रहा है? इस वाक्य में किस विराम का चिन्ह हुआ है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। उपविराम चिन्ह है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? अल्प विराम का। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखना हो। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है 0। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व की बात की पुनरुक्ति करनी हो। आइए प्रश्न विराम संबंधित प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन है 4। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को जिसमें सांस का केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को अघोष कहते हैं। ये यूपी पीसीएस 2012 में पूछा है। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं य र ल व। ये यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा है। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है फ। ये बीएड 2003 में पूछा है। 5वां है वावल को हिंदी में क्या कहते हैं? वावल को हिंदी में स्वर कहते हैं। ये बीएड 2002 में पूछा है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं। बीएड 2002 में पूछा है। 7वां है कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? तो ब नहीं है और अ उ ए ये स्वर है। बीएड 2004 में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो इसमें से द घोष है। ये बीएड 2001 में पूछा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर को कहते हैं। ये बीएड 2008 में पूछा है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह को कहते हैं। ये यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ क ख ये कंठ द्वारा बोली जाती है क ख। निम्नलिखित में ये आरआरबी एग्जाम 1997 और 2003 में पूछा है।
निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन ड और ढ है। निम्नलिखित, ये भी आरआरबी 2003 में पूछा है। निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण क और ग हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ क और ग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो म घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। व्यंजन नहीं है, उ। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52 मानी गई है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन झ, ञ। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो श्री को। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? सी, दिल्ली। श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ ज और ञ के वर्ण से बना है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अघोष वर्ण श है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कंठ है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन ज्ञ है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ट नहीं है। कौन सा अमानक वर्ण है? भ, फ। छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो छ वर्ण क और श के योग से बनता है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला के कुल स्वरों की संख्या 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ज स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग का घ नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो आ पश्च स्वर है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो खड़ी चौपाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए।
विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द निःस्पृह है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ऐ स्वर है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन यह है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कंठ ओष्ठ है। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ का उच्चारण स्थान तालु है। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये ध्वनियाँ अरबी फारसी की हैं। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन च छ ज झ है। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो त वर्ण घोष नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो आज में री शब्द स्वर नहीं है। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ को अनुस्वार कहा जाता है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और कंठोष्ठस्य वर्ण के प्रकार हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 52। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व तीनों हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। व वर्ण का वैशिष्ट्य दयो, वष्ट, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निरनुनासिक है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है य। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो दूसरा और चौथे से संबंधित हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई ध्वनि है। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो च अल्प प्राण है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ क और ख हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। हिंदी की श ध्वनि है। हिंदी की श ध्वनि तालव्य है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो आ ओष्ठ नहीं है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह च ज ञ है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। कौन वर्ण घोष नहीं है? बी त। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो रिवाज में री शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दंतव्य वर्ण है त। घ का उच्चारण स्थान है। घ का उच्चारण स्थान है कंठ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है संतान, सकल, सक्षम, सचल। निम्न में से महाप्राण वर्ण है थ। हिंदी शब्दकोश में अ, व, य, अंग, व, अ किस वर्ण के साथ आता है? तो बी अ के साथ आता है। छ वर्ण किसके योग से बना है? क और श के योग से बना है। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो कलरव अमात्रिक है। इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है। आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह
विसर्ग को कहा जाता है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ट में मूर्धन्य है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल पार्श्विक है। हिंदी वर्णमाला में अंग अ और अह क्या हैं? तो ये आयोगवाह हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसमें से श संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो इसमें से ज स्पर्श संघर्षी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है। ऐ का उच्चारण स्थान का नाम है। ऐ के कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो ह अंतस्थ नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? स। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं च, छ, ज, झ। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो त अल्प प्राण है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। तो थ है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। भ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है? तो ई समवृत्त है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं ट, ठ, ड, ढ। हिंदी की ब ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है शी, त। निम्नलिखित में कौन सा स्वर समवृत्त है? ई। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? तो व। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो बी, ट, ठ, ड, ढ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? बी, ल। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बी, श। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? अंतस्थ, सी। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? य। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फ। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक है ल। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? डी, पश्च संयुक्त। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? सी, ज। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? डी, ए। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? तो ह। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? ए। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द निष्प्रिय है। तालव्य व्यंजन है बी, च, छ, ज, झ। कौन वर्ण घोष नहीं है? सी, त।
किस शब्द में री स्वर नहीं है? आज। विराम चिन्ह। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो इसमें सी में नहीं है। सुनो, सुनो वह गा रही है, ये नहीं होगा। सुनो वह गा रही है। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक कोई विराम चिन्ह नहीं है। निर्देशक है, लाघव है, विवरण है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पूर्ण विराम होता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह से। विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो अंग्रेजी भाषा से। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 है। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम चिन्ह। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है? तो इसमें है पहला अल्प विराम। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और वह इत्यादि न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। 10वां है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा तो अल्प विराम होगा। जहाँ 2 से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो सी अल्प विराम लगेगा। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है अल्प विराम। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? अल्प विराम का चिन्ह लगता है। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम का चिन्ह प्रयोग होता है? तो अल्प विराम का चिन्ह होता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें तो इसमें अल्प विराम होगा, क्योंकि उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें तो अल्प विराम होगा। जाना है तो जल्दी जाओ ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है, जिसके बाद लगने वाले तो वह आदि का लोप हो जाता है। माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें तो इसमें अल्प विराम होगा। माँ मेरा कल्याण करो ऐसे वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा या संबोधन कारण के बाद अल्प विराम लगता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बी अर्धविराम। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए अर्धविराम का। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो डी अर्धविराम। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता? तो छंदों के एक चरण की समाप्ति पर।
तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग पूर्ण करें। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो सामासिक चिन्ह से जानते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह को पहचानिए। विवरण चिन्ह बी। पुनरुक्त व लाघव चिन्ह को पहचानिए। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अविहित किया है। तो ए रेखा नाम से। इसे पान चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है। पूर्ण विराम। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुल्यता चिन्ह को पहचाने। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु चिन्ह है डी। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान है। किस शब्द में ए स्वर नहीं है। वैदिक ए नहीं है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए। तो वहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कोष्ठक का प्रयोग होता है। इस प्रकार यह समाप्त हुआ।